हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज की जो क्लास है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की जो क्लास है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हमारे कुछ कोर्स चले हुए हैं। आपका दिवाली आ चुकी है, आपका फेस्टिवल का सीजन है, इसलिए आपके हर एक कोर्स के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जाके हर एक डिस्काउंट को देख सकते हैं कि कितना आपको डिस्काउंट मिला हुआ है। और देखिए, अगर आपको कोर्स को परचेज करना है तो हमारी एप्लीकेशन में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको स्लाइड दिखेगी चंडीगढ़ पीआरटी जेबीटी। तो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो जितने भी कोर्स होंगे ना चंडीगढ़ पीआरटी के आपके सामने आ जाएंगे। समय में आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का जो सेशन है ना, इसमें हम 2019 के अंदर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, एसएसटी के 15 क्वेश्चंस, मैं उनको दिखाने वाला हूं कि जो हमने नोट्स रेडी किए हैं ना, जो हमने थ्योरी क्लासेस हमारी बैच के अंदर की हैं, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, वहां पे ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, और हर एक क्वेश्चन हमारा उन नोट्स में इंक्लूड है भी या नहीं है, यानी कि ये क्लासेस आपके काम आएंगी या नहीं आएंगी, ये नोट्स आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और देखिए, इस कोर्स के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 125 प्लस, उनको हेल्प मिल जाएगी कि आपको नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो वो स्टूडेंट भी इन क्वेश्चंस को पक्का करें, ठीक है, इस क्लास को पक्का देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और सजातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा था? विघटन का मतलब होता है विभाजित होना, कि विभाजिता का सामना करना पड़ा था किस वजह से? धार्मिक और सजातीय पहचान के आधार पर। ऑप्शंस को देखिए आप, बेल्जियम, भारत, युगोस्लाविया और नीदरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर सी। आंसर क्या आएगा आपका? युगोस्लाविया। अब देखते हैं हमारे नोट्स के अंदर। तो देखिए, आपको जाना है सोशल साइंस की जो क्लास नंबर 35 है ना, जो पीडीएफ अपलोड कर रखी है हमने, तो 35 नंबर जो पीडीएफ है सोशल साइंस की, वहां पे आपको पेज नंबर 6 पे जाना है। तो जब आप पेज नंबर 6 पे जाएंगे ना, तो वहां पे पेज नंबर 6 पे आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा दुखद अंत हुआ कि वहां धार्मिक और जातीय विभाजन, एज इट इज मिलेगा आपको, धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। तो कई टुकड़ों में बटने का मतलब होता है उसका विघटन हो गया या उसका विभाजन हो गया, ठीक है। तो नोट्स में आपको इस पेज पे मिल जाएगा। तो इसलिए जो नोट्स के अंदर मैंने एक एक लाइन बताई है ना, हर एक सिंगल से सिंगल लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? हमसे रॉन्ग पूछी है। इन वर्ड्स को जब भी आप क्वेश्चन पेपर को करें ना, इन पे आप हमेशा फोकस कीजिए, ठीक है ना। ये एक एक वर्ड होते हैं, जैसे नहीं हो गया या आपसे रोंग पूछ लेगा, ठीक है, एक्सेप्ट पूछ लेगा, तो इन चीज़ों पे, इन वर्ड्स पे आप फोकस करना, वरना आते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कराएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस को देखिए आप, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा भारत देश है, भारतीय संविधान है, वो भेदभाव नहीं करता धर्म के आधार पर, ठीक है, वो सभी धर्म को एक जैसा मानता है, सही बात है। यह एक धर्म को आधिकारिक दर्जा देता है, ये आपका गलत है। और हमसे गलत ही पूछा था कि आधिकारिक दर्जा नहीं देता, वो किसी भी धर्म को आधिकारिक दर्जा देता ही नहीं है, सभी धर्मों की क्या करता है? सम्मान करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो यही होगा, आंसर नंबर बी, यह एक धर्म को आधिकारिक दर्जा देता है। ये बात क्या है? आपकी गलत है। अब देखते हैं हम नोट्स के अंदर। तो देखिए, जब नोट्स में आप सोशल साइंस की पीडीएफ नंबर 43, 44 एंड 45 है ना, तीनों एक साथ मैंने अपलोड कर रखी है,
तो इसके अंदर जो आप पेज नंबर 8 पे जाएंगे ना, तो पेज नंबर 8 के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत किसका संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं, आगे आएगा, नहीं देता है। ठीक है ना, नहीं देता है। और यहां पे हमसे पूछा था गलत, तो यहां पे लिख रखा था कि आधिकारिक दर्जा देता है। तो ये बात आपकी रॉन्ग हो गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जितनी भी धर्म से रिलेटेड विशेषताएं थी ना, वो आपको इस थ्योरी के अंदर इस पेज पे मिल जाएंगी, जितनी भी हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? हमसे सही स्टेटमेंट पूछी थी और किससे रिलेटेड है? आपके दबाव समूह से रिलेटेड। तो देखिए, दबाव समूह विशिष्ट सामाजिक वर्गों के हित और विचारों की संगठित अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ये, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, एकदम सही बात है। और ये भी आपकी एकदम सही बात है। और सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं, ये आपका गलत है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर बी। फर्स्ट एंड सेकंड आपके सही हैं, यानी कि फर्स्ट वाला दबाव समूह विशिष्ट सामाजिक वर्गों के हित और विचारों की संगठित अभिव्यक्ति करते हैं, एकदम सही स्टेटमेंट है। और सेकंड वाली दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, ये भी क्या है? आपकी एकदम सही बात है। ठीक है, अब देखते हैं हम नोट्स के अंदर। तो देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि सोशल साइंस में क्लास पीडीएफ नंबर 36 और 37 है ना, जब आप कोर्स में जाएंगे वहां पे आपको क्लास पीडीएफ 36 एंड 37 मिलेगी। वहां पे पेज नंबर जो 7 और 8 है ना, वहां पे ये चीजें गिवन है कि ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं। वर्ग विशेषी का मतलब कि ये समाज के किसी खास तबके, जैसे मजदूर हो गए, कर्मचारी हो गए, व्यवसायी उद्योगपति हो गए, धर्म हो गया, विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही चीज यहां पे थी ना कि किसी विशिष्ट सामाजिक वर्गों के हित और विचारों की संगठित अभिव्यक्ति को करते हैं। तो मिल गया आपको। और नेक्स्ट है, दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, आप 1 एंड 2 याद रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? एकदम इजी क्वेश्चन आया था आपका। तो चावल, ज्वार, चना या फिर कपास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल पूछी है आपसे, जो आपकी सर्दियों में बोई जाती है और गर्मी आने पर आपकी काटी जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर सी होगा, चना। अब देखते हैं हम नोट्स के अंदर। तो जब आप नोट्स के अंदर जाएंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे क्या देखना है आपको कि सोशल साइंस की क्लास पीडीएफ नंबर जो 25 है, 25 नंबर पीडीएफ को आप ओपन करेंगे। वहां पे पेज नंबर 4 पे मैंने क्लियरली बता रखा है रबी फसलों के बारे में कि ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं, अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। तो आपको मिल गया ना चना। और यही हमसे पूछा गया था कि आपकी रबी की फसल कौन सी है? चावल, ज्वार, चना और कपास। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी, यानी कि चना क्या है? आपकी रबी की मुख्य फसल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? किसको? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शंस को देखिए आप, एल्यूमिनियम, सीमेंट, पटसन और स्टील। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। क्या आएगा? एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अब देखिए आप नोट्स के अंदर, तो देखिए आप जाना सोशल साइंस की क्लास पीडीएफ नंबर 29 पे, 29 नंबर जो पीडीएफ है उसमें जाएंगे, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे मैंने जो एल्यूमिनियम प्रगलन है ना, स्मेल्टिंग है एल्यूमिनियम की, उसके बारे में डिटेल से बताया है कि एल्यूमिनियम का यूज हम कहां कहां पे करते हैं। तो देखिए, हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जब आप नीचे आएंगे ना, यहां पे देखिए इस वाली स्टेटमेंट को कि प्रगलकों यानी कि स्मेल्टर्स में जो बॉक्साइट है ना, वो कच्चे पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और जो ये होता है, जो भारी होता है, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, क्या? आपका बॉक्साइट। इस बात को आप याद रखिएगा। और किसके अंदर? एल्यूमिनियम के प्रगलन के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? किसके अंदर इसका यूज होता है? आपके एल्यूमिनियम में।
तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, और जब आप थ्योरी क्लास को नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो इसी तरीके से आपको एक हाईलाइटर लेना है और इस तरह से मेन इंपॉर्टेंट चीज को आप हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो ये नोट्स हैं इनको आप रिवाइज कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए आप, मुंबई एवं नागपुर, मुंबई एवं कोलकाता, सिलचर एवं पोरबंदर, नागपुर एवं सिलीगुड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर सी। सिलचर और जो पोरबंदर हैं वो दो चरम स्थान हैं जो आपके पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं हम नोट्स के अंदर। तो देखिए आप सोशल साइंस की पीडीएफ नंबर 23 पे जाना और वहां पे पेज नंबर 2 पे जो क्लास पीडीएफ नंबर 23 है सोशल साइंस में, पेज नंबर 2 पे जाना। वहां पे मैंने क्लियरली डिस्कस किया है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्गों के बारे में, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। कौन कौन से? आपका पहला तो है उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए ये हमारा लोगो है हमारी क्लास का, जो वाटरमार्क लगाते हैं, तो ये आपको जो लाल दिख रहा है ना क्लासेस के नाम से, इस तरह से ये हमारा वाटरमार्क है। ठीक है, तो प्रथम देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, ये लिख रहा हुआ ना सिलचर, सिलचर कहां पे है? आपका असम में। सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। कौन सा? आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। और यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से दो चरम स्थान हैं जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो कौन से हैं? आपका सिलचर और पोरबंदर, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है तथा अत्यंत गहरी एवं अच्छी तरह जमीन से संरक्षित है? ऑप्शंस को देखिए आप, चेन्नई है, पाराद्वीप है, तुतीकोरिन है, या फिर विशाखापट्टनम है। तो ये सारे आपको पता होगा, जैसे चेन्नई है, चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में है, पाराद्वीप आपके उड़ीसा के अंदर, तुतीकोरिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर डी। क्या आएगा? आंसर नंबर डी। अब देखिए नोट्स के अंदर, तो नोट्स में जब आप सोशल साइंस की क्लास पीडीएफ 23 में जाएंगे और पेज नंबर 11 पे, कहां पे? पेज नंबर 11 पे, और देखिए क्लास 23 है, यानी कि आपके एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पे जब आप क्लास पीडीएफ 23 में जाएंगे सोशल साइंस में, तो पेज नंबर 11 पे जाने पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, और विशाखापट्टनम, ये देखिए आप, विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा वह सुरक्षित पतन है। कैसा है? घिरा हुआ है, गहरा है और आपका सुरक्षित पतन है। और प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था, प्रारंभ के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूरी तट पर स्थित है विशाखापट्टनम, अत्यंत गहरा है और अच्छी तरह से जमीन से संरक्षित है, यानी कि घिरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर दिया जाएगा विशाखापट्टनम, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तु उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की प्रक्रिया है। देखिए प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा क्या कर रहे हैं? आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो तब हमसे क्षेत्र की प्रक्रिया पूछी है। तो प्राथमिक प्रक्रिया है, माध्यमिक प्रक्रिया है, तृतीय प्रक्रिया है, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी है। तो देखिए जितनी भी हमारा जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, उनसे जो उत्पादन होता है ना, वो सारा हमारा प्राथमिक में आता है। ठीक है, जितने भी आपके उद्योग हो गए ना, वो आपके सेकेंडरी में आ जाते हैं, माध्यमिक में आ जाते हैं, और जितनी भी आपकी सेवाएं हैं ना, वो आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं। तो हमसे पूछा था प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आएंगी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा वस्तु उत्पादन जो होता है, वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नोट्स में। तो आज जाना सोशल साइंस की क्लास पीडीएफ नंबर 52 एंड 53 के अंदर, और वहां पे आप जाएंगे पेज नंबर 2 पे, यानी कि पीडीएफ नंबर 52 एंड 53 सोशल साइंस की, और पेज नंबर 2 पे जाएंगे और वहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे हो गया? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करना? वस्तु का उत्पादन करना। ठीक है, और आगे देखिए इसका एक नाम और भी है, क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद हमें कृषि से,
डेयरी से, मत्स्यन से और वनों से प्राप्त होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सहायक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप प्राथमिक क्षेत्र को बोलेंगे सहायक क्षेत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, आगे चलिए। आर्थिक क्षेत्र निम्नलिखित के आधार पर पब्लिक व निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं। पब्लिक का मतलब हो गया आपका सार्वजनिक, जो सबके काम आए, जिसपे सरकार का मेनली हद होता है, जो सबके काम आता है। ठीक है, तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो वो किस आधार पे हैं, रोजगार की स्थिति के आधार पर, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पे, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पे, या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर सी। उद्यमों का जो स्वामित्व है उसके आधार पर आपका पब्लिक यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकरण किया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप नोट्स के अंदर कहां पे मिलेगा ये चीजें आपको, कि सोशल साइंस की क्लास पीडीएफ नंबर 52 एंड 53 में ही आपको जाना है, और यहां पे पेज नंबर 15 पे देखना आप, 15 नंबर पेज पे। तो 15 नंबर पेज पे आपको दिख जाएगा क्लियरली लिखा हुआ, जो आपकी हेडिंग ही है कि स्वामित्व के आधारित क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। कौन से, सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र हैं वो आपके स्वामित्व आधारित क्षेत्र हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋण के अनौपचारिक स्रोत नहीं है। हमसे पूछा है अनौपचारिक, तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में पता होना चाहिए। औपचारिक वो होता है जहां पे चीजें नियम के अकॉर्डिंग की जाती हैं। कैसे, नियम के अकॉर्डिंग। जैसे आप गए बैंकों के पास गए, तो बैंक जब आपको कोई ऋण देगा ना, जब आपको उधार देगा, तो उसके कुछ नियम है, कुछ रेगुलेशन है, तभी आप वहां से क्या कर सकते हो, अपने जो उधार है ना बैंक से ले सकते हो। इसी तरीके से जो सहकारी समितियां हैं उनके पास आप जाओगे तो उनके भी कुछ नियम और रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग देंगे। इसके अलावा अब आइए औपचारिक पे, यानी अनौपचारिक पे। ये सारे तो जो बैंक और जो सहकारी समितियां हैं ना, ये आपके औपचारिक के अंदर आएंगी। आप अनौपचारिक की अगर बात करते हैं, तो आपने अपने किसी मित्र के पास गए, यार मुझे इतने इतने ऐसे ऐसे रुपए चाहिए, तो उसके कुछ नियम या रूल रेगुलेशन थोड़ी ना है। वो कहेगा भाई ठीक है कोई बात नहीं, ले जा, मेरे पास रखे हुए हैं, आप आराम से लेके आ जाओगे। वहां पे कोई नियम थोड़ी ना लगा। आप किसी अपने सगे संबंधी से पैसे लेते हैं, तो वहां पे कोई नियम थोड़ी ना लागू होगा। आप किसी साहूकार के पास गए, किसी महाजन के पास गए, तो वहां पे क्या है, सीधा और सिंपल सा है, वो आपकी स्थिति को देख के आपको पैसे दे देगा कि ठीक है इतने समय बाद आप लौटा देना, मैं आपको दे रहा हूं, बदले में कुछ सामान रख लेगा। लेकिन वो क्या है, वो आपके अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, औपचारिक में नहीं आते, याद रखिएगा। तो अब इसमें देखिए ऑप्शंस को आप, नियोक्ता, सहकारी समितियां, ऋणदाता, मित्र एवं संबंधी। यहां से हमसे पूछा था अनौपचारिक स्रोत नहीं है, तो ये सारे आपके क्या है, अनौपचारिक हैं। लेकिन जो सहकारी समितियां हैं ये आते हैं आपकी औपचारिक के अंदर। किसके अंदर, औपचारिक के अंदर। मैंने बताया ना बैंक और सहकारी समितियां आपकी औपचारिक में आएंगी। औपचारिक का मतलब होता है उसके कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसी के अंतर्गत आएंगी आपकी ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए नोट्स में कहां पे है ये चीज, तो आप सोशल साइंस की क्लास पीडीएफ नंबर 48 एंड 49 पे जाएंगे। कहां पे, 48 एंड 49 पे पेज नंबर 11 जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखेगा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, आपके औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण। पहले वर्ग में यानी कि औपचारिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से, आपके बैंक और सहकारी समितियों के लिए कर जाते हैं, यानी कि क्लियरली बता दिया कि औपचारिक में आएंगे आपके बैंक और सहकारी समितियां, और जो अनौपचारिक क्षेत्र होगा ना उसमें कौन कौन आएंगे, आपके उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि, ये आएंगे सारे के सारे किसमें, आपके अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो आपको मैंने दिखा दिया है ये नोट्स के अंदर, यहां पे आपका प्रेजेंट है। और जिन्होंने कोर्स को परचेज कर रखा है ना, वो इसी तरीके से हाईलाइट करते हुए चीजों को पढ़ेंगे। ऐसे मत पढ़ना, ऐसे तो सभी आपको सिर्फ और सिर्फ काला ही नजर आएगा। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना उनको हाईलाइट करते हुए पढ़िए, और बार बार इन चीजों को रिवाइज कर दीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है किससे, यह आपसे पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी में तेजी सुधार से, व्यापार व निवेश नीति के उदारीकरण से। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है,
आप इन सभी क्वेश्चंस को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया हो। सभी क्वेश्चंस आपके जो पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 वाला, वहां से ही क्वेश्चन लिए मैंने, याद रखिएगा आप। और थर्ड ऑप्शन है आपका WTO की तरह, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दबाव से। और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा किससे मिलता है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर डी। उपरोक्त सभी से आपको वैश्वीकरण और जो भूमंडलीकरण है उसको बढ़ावा मिलता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम इसको नोट्स के अंदर। तो जब आप सोशल साइंस की क्लास PDF 46 एंड 47 ओपन करेंगे तो वहां पे पेज नंबर फर्स्ट पे, कौन से पे, पेज नंबर फर्स्ट पे ही आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा कि वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें से 3 कारकों पर बल दिया गया है। कितने पर? 3 पे। कौन कौन से हैं? प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति यानी कि तेजी से सुधार, तीव्र उन्नति आ गया ना। सेकंड देखिए आप, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, आपका सेकंड ऑप्शन, व्यापार व निवेश नीति के उदारीकरण से। और थर्ड ऑप्शन को देखिए आप, WTO जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दबाव। एज इट इज आपको ऑप्शन मिल जाएगा थर्ड नंबर पे कि WTO की तरह अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दबाव से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। और मैंने ये चीज आपको हमारे नोट्स में दिखा दी है कि कहां पे आपकी प्रेजेंट है सोशल साइंस की क्लास PDF 46 एंड 47 में और पेज नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संयमन आंदोलन के विषय में क्या सही नहीं है? मैंने कल भी करवाई था ये, और ये आपका 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन हैं ये। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कि बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग ने सामाजिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया, एकदम सही बात है। 19वीं सदी से ब्रिटेन व अमेरिका में उभरा था, एकदम करेक्ट है। और फ्रांसीसी राजाओं के खिलाफ फ्रांसीसी मजदूरों द्वारा सामाजिक आंदोलन, एकदम गलत बात है। ठीक है, ये आपका राइट नहीं है। आगे देखिए, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के बीच मादक पेय, मादक पेय का मतलब हो गया आपकी शराब। इस शराब की जो खपत है उसको कम करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। तो ये भी क्या है आपका एकदम सही है। और हमसे पूछा था जो सही नहीं है वो। तो आप जब क्वेश्चंस को पढ़े ना, कम से कम 2 बार पक्का पढ़िएगा। ये जो हाईलाइट वाली चीजें ना, नहीं वाला जो वर्ड है, एक्सेप्ट वाला जो वर्ड हो गया, ये आपसे 100% पूछे जाएंगे। और अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया ना तो आप आते हुए आंसर को गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी, कि फ्रांसीसी राजाओं के खिलाफ फ्रांसीसी मजदूरों द्वारा सामाजिक आंदोलन, क्योंकि हमसे पूछा गया था नहीं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कहां पे मिलेगा आपको नोट्स में? तो सोशल साइंस की जो क्लास PDF 54, 55 एंड 56 है, वहां पे पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे आपको संयमन आंदोलन के बारे में डिटेल मिल जाएगी कंप्लीटली, कि मुख्य रूप से जो इंग्लैंड और अमेरिका में 19वीं सदी में शुरू हुआ था। एज इट आपको ऑप्शन मिल गया। आगे देखिए, आगे है उसके बाद चलेंगे आप जैसे ही, कि इस आंदोलन में शराब को परिवार व समाज की तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यही तो आ गया आपका मादक द्रव्य वाला, कि मादक द्रव्य की जो खपत है उसको कम करने के लिए, ये भी आपको मिल गया। और किसने चलाया था? तो यहां पे देखिए मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के नेतृत्व में। किस नेतृत्व में? मध्यम वर्ग के नेतृत्व में। तो ये भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया मध्यम वर्ग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी, क्योंकि फ्रांसीसी राजाओं के खिलाफ फ्रांसीसी मजदूरों द्वारा सामाजिक आंदोलन। ये बात आपकी गलत है और हमसे नहीं ही पूछा था, यानी कि गलत ही पूछा था। तो आगे बढ़ते हैं। 1922 में यह वक्तव्य दिया कि बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी और संगठन की आजादी। ये बात 1922 में किसने बोली थी कि हमें बोलने की आजादी है, प्रेस की आजादी है और संगठन बनाने की आजादी है? महात्मा गांधी ने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, या फिर सरदार पटेल ने बोला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर फर्स्ट। किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, अब देखिए आप नोट्स में कहां पे मिलेगा? तो सोशल साइंस की क्लास PDF नंबर जब 60, 61 एंड 62 में आप जाएंगे ना, तो वहां पे पेज नंबर 28, देखिए मैंने 60, 61 एंड 62 है ना, एज इट इज PDF का नाम रखा है। तो इस PDF के नेम है ये। ठीक है, और यहाँ पे पेज नंबर जब आप 28 में जाएंगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि 1922 में गांधी जी ने बोला था वाणी की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और आपकी सामूहिकता, यानी कि इकट्ठे होने की, संगठन की स्वतंत्रता। और किसने बोली थी ये बात? आपकी गांधी जी ने कब बोली थी? 1922 में। और यही आपका एज इट इज क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। मैंने आपको एज इट इज दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है?
तो सत्याग्रह का मतलब होता है शारीरिक बल का प्रयोग, विरोधी के प्रति आघात, आत्मिक बल से या शत्रु का विनाश करना। तो सत्याग्रह से जो अभिप्राय है ना वो होगा आपका आत्मिक बल के साथ, यानी कि आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा आपकी आत्मिक बल। आप कर लेते हैं आगे बात। तो देखिए ये भी आपकी जो क्लास है एनसीईआरटी है उसके अंदर गिवन है, एज इट इज गिवन है, लेकिन इस क्लास की जो पीडीएफ है वो अभी देना बाकी है। आपकी 4 से 5 पीडीएफ बची हैं एसएसटी की, देन आपकी एसएसटी कंप्लीट है और ये पीडीएफ भी मैं आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उससे आपकी जो एसएसटी है ना वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि जो सत्याग्रह पर जो गांधी जी के विचार थे ना, तो ये शारीरिक बल नहीं है, ये क्या है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। आत्मबल का मतलब हो गया आपका आत्मिक बल है, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं है ये। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर नंबर सी, आत्मिक बल के साथ। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को यहां पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं। तो देखिए राष्ट्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करती है, हाँ ये बात भी कहीं ना कहीं आपकी सही है, लेकिन हमें चुनना है बेस्ट, क्योंकि विशिष्ट विशेषताएं पूछी हैं संघीय सरकार की। तो आपको संघीय सरकार का मतलब एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो संघीय सरकार का जो एक्चुअल मतलब होता है ना वो आपका ये होता है कि जो आपकी सरकारी शक्तियां है ना, सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में विभाजित होती है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। लेकिन जो जेबीटी का एग्जाम था उसके अंदर आपका आंसर नंबर फर्स्ट दिया गया है, जो कि आपका गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस में जो अभ्यास है वहां पे क्लियरली ये क्वेश्चन गिवन है कि संघीय सरकार के विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं। और जो विशिष्ट विशेषता है ना संघीय सरकार की, तो उसका मतलब ही यही है कि जो सरकारी शक्ति है वो सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में बटी होती है, केंद्र लेवल पे यानी कि सेंटर लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, और उसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो आपकी पंचायत हो गई, आपकी नगर पालिका हो गई। तो जितने भी सतर है ना उन सतर में बीच में ये बटी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए आंसर नंबर डी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दिखा देता हूं कि आपको कहां पे जाएंगे, सोशल साइंस की क्लास पीडीएफ नंबर 33 एंड 34 में जाएंगे ना, तो वहां पे पेज नंबर 2 ओपन करना। आप क्लास पीडीएफ नंबर 33 एंड 34 पेज नंबर 2 पे आप जाएंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो यहां सरकार 2 या अधिक सत्रों वाली होती है। तो आ गया मैं आपका कि जो सरकार है उनकी जो शक्तियां हैं विभिन्न सत्रों में डिवाइड होती हैं। आगे देखिए, अलग अलग सत्र की सरकारें ही एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार होता है। यानी कि जो उनकी शक्तियां हैं वो अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यह आपकी संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो इसके अकॉर्डिंग जो विशिष्ट विशेषताएं आएंगी उसमें आएगा कि सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच में क्या होती है, आपकी विभाजित होती है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका सेशन था, मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है कि कहाँ पे आपकी चीजें हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इसी तरीके से आपको हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। और देखिए आपका जो ऑफर है वो दिवाली ऑफर चला हुआ है, आप एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे आपको डिस्काउंट नजर आ जाएगा। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।